Welcome to Safalta series of Prashasnik Gurukul. Uttara Merur inscription from the reign of Prantaka I provides a detailed description about what? किस बारे में detailed description है and ये न्यूज में है. प्रधानमंत्री जी ने अपनी स्पीच में ये मेंशन किया है इंस्क्रिप्शन का और बोला है कि इंडिया जो है वो मदर ऑफ डेमोक्रेसी है. तो ये इंस्क्रिप्शन के बारे में जानना इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है. हमारे ऑप्शन क्या है? क्या ये विलेज सेल्फ गवर्नेंस के बारे में बताता है, लैंड ग्रांट अकाउंट के बारे में बताता है, फॉरेन ट्रैवलर्स और नन ऑफ द अबव? तो हमारा आंसर होगा विलेज सेल्फ गवर्नेंस. इसके बारे में ये बताता है. अब देखिए हमारे यहाँ 10th सेंचुरी जो है एडी में ये इंस्क्रिप्शन पाया गया है. ठीक है, और ये उत्तरा मेरूर में बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस मिलेंगे. मोस्ट फेमस जो है वो प्रांतका I के टाइम पीरियड से है. यहाँ पे विलेज सेल्फ गवर्नमेंट की बात की गई है, मतलब लोकल सभा की बात की गई है कि कैसे एक असेंबली जो है वो फॉर्म होती है, उसके मेंबर्स जो हैं वो कौन हैं जो क्वालिफाई करेंगे बनने के लिए. साथ में डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स की बात की गई है. सृजना इज रिलेटेड टू व्हाट? तो वर्ण सिस्टम से रिलेटेड है. फीमेल इनफर्टिलिटी, भक्ति मूवमेंट, नन ऑफ द अबव. हमारा आंसर हो इनफर्टिलिटी. देखिए ये जो टर्म है ना, अगर एग्जाम में आई तो पक्का आप इसे हिस्ट्री से रिलेट कर लेंगे और या तो वर्ण सिस्टम या भक्ति मूवमेंट आंसर हो जाएगा आपका. लेकिन ये एकदम करंट अफेयर से रिलेटेड है. ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा ने सृजन कॉन्फ्रेंस जो है 2 दिन का कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज कराया है और इसका टॉपिक क्या है? फीमेल इनफर्टिलिटी. देखिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के रिपोर्ट के हिसाब से 37% जो है कपल इनफर्टिलिटी होता है, उसमें फीमेल इनफर्टिलिटी मेजर कॉज है. और इंडिया में 15% कपल्स जो हैं वो फीमेल इनफर्टिलिटी से ग्रसित हैं. ठीक है, तो इसीलिए ये ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है जहां पे बातें की जाएंगी सॉल्यूशंस की, और आजकल जो भी टेक्नोलॉजी के थ्रू हम सॉल्यूशंस ढूंढ रहे हैं उसकी भी बातें हो रही हैं. अगला सवाल है बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ अ कंट्री इज अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ व्हाट? ऑल इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शन ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, नॉर्मली अ ईयर. गुड्स एक्सपोर्टेड फ्रॉम अ कंट्री ड्यूरिंग अ ईयर. Economic transaction between the government of one country to another. Capital movement from one country to another. अगर आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट की डेफिनेशन याद है तो आप इजीली इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, जो है ऑप्शन 1. क्या है बैलेंस ऑफ पेमेंट? तो इट इज द इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन बिटवीन अ रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. अगर हम देखें तो गुड्स एक्सपोर्टेड, नो, तो यहाँ पे इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन मेंशन है, पर ये होगा नहीं, क्योंकि क्या गलत है इसमें? गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री टू अनदर. तो गवर्नमेंट के बीच में नहीं, रेजिडेंट है और गवर्नमेंट भी है, तो दोनों पार्टिसिपेट करते हैं और ये इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है. कैपिटल मूवमेंट, नो. गुड्स एंड सर्विसेज, राइट. तो ऑल इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शन ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड, नॉर्मली अ ईयर. तो ये हमारा आंसर होता है. अब देखिए अगर हमारा जो एक्सपोर्ट है ये ज्यादा हो जाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट में, तो हमारा ट्रेड सरप्लस का सिचुएशन होता है. अगर हमारा इंपोर्ट ज्यादा होता है एक्सपोर्ट से, तो ये ट्रेड डेफिसिट का सिचुएशन हो जाता है, जो सही नहीं है. दिस इज पॉजिटिव साइन एंड दिस इज नेगेटिव साइन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू बी द मोस्ट इन्फ्लेशनरी इन इट्स अफेक्ट? इनमें से कौन है जो सबसे ज्यादा इन्फ्लेशनरी होने की संभावना रखता है? रीपेमेंट ऑफ पब्लिक डेट, बोरोइंग फ्रॉम द पब्लिक टू फाइनेंस अ बजट डेफिसिट, बोरोइंग फ्रॉम बैंक्स टू फाइनेंस अ बजट डेफिसिट, एंड क्रिएटिंग न्यू मनी टू फाइनेंस अ बजट डेफिसिट. तो यहाँ पे बजट डेफिसिट बहुत ज्यादा हो रहा है. इसका क्या हुआ कि टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो एक्सीड करता है टोटल रेवेन्यू को. ये सारी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए. और देखिए सवाल यहीं से आएंगे, तो आप शॉर्ट इन सभी टर्म्स को अच्छे से पढ़े. तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्रिएटिंग न्यू मनी टू फाइनेंस अ बजट डेफिसिट, राइट. अब मोर मनी कैसे आएगा बताओ? क्या रीपेमेंट ऑफ पब्लिक डेट से आएगा? नहीं. बोरोइंग फ्रॉम द पब्लिक, अब पब्लिक से ही ले रहे हैं तो ऑलरेडी पैसा है, राइट.
तो मोस्ट इन्फ्लेशनरी इन इट्स इफेक्ट। और यहाँ पे बोरोइंग फ्रॉम बैंक्स, बैंक्स के पास भी पैसा है, क्रिएटिंग न्यू मनी, ये सबसे अप्रोप्रिएट आंसर है, क्योंकि नया मनी जो है इन्फ्यूज किया जा रहा है इकोनॉमी में। जब मनी बढ़ेगा तो लोगों के पास ज्यादा पैसे होंगे, ज्यादा पैसे होंगे तो प्राइसेस जो हैं गुड्स और सर्विसेज की वो ऑटोमेटिकली राइज करेंगी, राइट। क्या होगा? इन्फ्लेशन होगा। तो ये सिंपल कॉन्सेप्ट है। अ राइज इन जनरल लेवल ऑफ प्राइसेस मे बी कॉज्ड बाय व्हाट। 3 कंडीशंस दी है, हमें करेक्ट कोड जो है वो सिलेक्ट करना है। क्या इंक्रीज इन द मनी सप्लाई की वजह से राइज इन प्राइसेस होता है ऑफ सर्टेन गुड? क्या डिक्रीज इन द एग्रीगेट लेवल ऑफ आउटपुट की वजह से राइज होगा जनरल प्राइसेस में? और इंक्रीज इन द इफेक्टिव डिमांड? तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी 1 and 3 ओनली, क्योंकि जब मनी सप्लाई बढ़ेगी इकोनॉमी में, लोगों के पास ज्यादा पैसे होंगे खर्चने के लिए, उनका डिमांड बढ़ेगा, राइट। तो इसीलिए प्राइसेस जो हैं गुड्स के वो भी बढ़ेंगे। जब डिमांड ज्यादा होती है तो प्राइसेस बढ़ते हैं, ठीक है। एंड इंक्रीज इन द इफेक्टिव डिमांड, तो यहाँ पे ये भी करेक्ट है, क्योंकि डिमांड बढ़ेगा तो इंक्रीज होगा प्राइसेस, ताकि जो लोग हैं वो लेस डिमांड करें, है ना, एक स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए। डिक्रीज इन द एग्रीगेट लेवल ऑफ आउटपुट, इसका नहीं होगा आंसर ये। तो हमारा आंसर है सी ऑप्शन 1 and 3। सप्लाई ऑफ मनी रिमेनिंग द सेम when there is an increase in demand for money। अगर हम सिचुएशन पे सेट कर देना इन कंडीशंस को तो इजीली अंडरस्टैंडेबल होगा और हमें आंसर भी मिल जाते हैं क्वेश्चन के इकोनॉमी में। तो सप्लाई ऑफ मनी ये बिल्कुल सेम है, लेकिन डिमांड जो है मनी की वो बढ़ रही है, ठीक है। तो क्या होगा? क्या फॉल होगा इन द लेवल ऑफ प्राइसेस, increase in the rate of interest, decrease in the rate of interest, increase in the level of income and employment। हमारा आंसर है एन इंक्रीज इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्यों? क्योंकि सप्लाई ऑफ मनी सेम है, लेकिन अगर उसका डिमांड बढ़ रहा है तो क्या करेंगे हम उस पे इंटरेस्ट रेट बढ़ा देंगे, तभी डिमांड कम होगी, राइट। और ये बैलेंस करने के लिए जरूरी है। बाकी ऑप्शन देखें तो क्या लेवल ऑफ प्राइसेस में फॉल होगा? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। डिक्रीज इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। एंड इंक्रीज इन द लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, तो ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट है नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री ऑफ अ गिवन पीरियड इज इक्वल टू व्हाट। अब देखिए डेफिनेशन है प्रॉपर। तो क्या ये टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है प्रोड्यूस्ड बाय द नेशनल्स, सम ऑफ टोटल कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, सम ऑफ पर्सनल इनकम ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स, मनी वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड। हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। नेशनल इनकम क्या होता है? तो टोटल मॉनेटरी वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड। अगर डेफिनेशन पता होगी तो ये सभी जो है ऑप्शन रूल आउट हो जाएंगे। नेशनल इनकम को कैलकुलेट कैसे किया जाता है? सो नेशनल इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस टोटल इन्वेस्टमेंट प्लस टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस x माइनस m। x रिप्रेजेंट्स एक्सपोर्ट्स एंड m रिप्रेजेंट्स इंपोर्ट्स। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है और ये याद होगा तो आप सभी चीजों को इसमें इंक्लूड करेंगे तो हमारा ऑप्शन डी आएगा। डेफिनेशन क्या है हीट वेव की वो हम देखेंगे। तो 2 स्टेटमेंट दी गई है, हमें करेक्ट आंसर ढूंढ के निकालना है। हीट वेव इज कंसिडर्ड व्हेन मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ अ स्टेशन रीचेज एट 40 डिग्री सेल्सियस फॉर प्लेन्स एंड 30 डिग्री फॉर हिली रीजन्स। 2 है प्लेन्स एंड हिली रीजन्स 40 एंड 30, ये याद रखना है। क्या ये सही स्टेटमेंट है? दूसरा है इफ द नॉर्मल मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ अ स्टेशन इज लेस देन और इक्वल टू 40 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे मैक्सिमम टेम्परेचर की बात हो रही है कि अगर वो 40 डिग्री रीच कर जाता है, ठीक है, और यहाँ पर नॉर्मल मैक्सिमम टेम्परेचर की बात की जा रही है। सो 40 डिग्री अगर है लेस देन और इक्वल टू, देन एन इंक्रीज ऑफ 7 डिग्री टू 9 डिग्रीज नॉर्मल टेम्परेचर से उसको हीट वेव कंडीशन डिक्लेयर किया जाएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा? क्या पहला स्टेटमेंट सही है या दोनों स्टेटमेंट सही हैं या फिर सेकंड स्टेटमेंट सही है? आंसर है हमारा सिर्फ पहला स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट है और डेफिनेशन को बताता है हिली और प्लेन रीजन्स के कि हीट वेव जब होगा जब मैक्सिमम टेम्परेचर जो है स्टेशन का वो 40 डिग्री तक होना चाहिए। अब सेकंड स्टेटमेंट में क्या गड़बड़ है? तो यहाँ पर ये जो है नॉर्मल मैक्सिमम टेम्परेचर 40 डिग्री होना चाहिए, ये करेक्ट है, लेकिन अगर 40 डिग्री है और उससे कम है
तो कितना राइज होना चाहिए? यहाँ पे झोल है तो 5 डिग्री से 6 डिग्री सेल्सियस का अगर राइज हुआ तब उसे हीट वेव कंडीशन में डाला जाएगा। और 6 डिग्रीज में क्या मानते हैं? सिवियर हीट वेव कंडीशन। 7 डिग्रीज में भी सिवियर हीट वेव कंडीशन डिक्लेयर किया जाता है। अब ये हीट वेव की बात क्यों हो रही है? क्योंकि महाराष्ट्र में अभी एक प्रोग्राम हुआ था, तो यहाँ पर हीट वेव की वजह से 11 लोगों की मौत हो चुकी है। इसीलिए हीट वेव को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल है, इंडिया इज अ सिग्नेटरी टू द 1996 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अग्रीमेंट। क्या ये सही है? WTO came into existence in 1996 replacing GATT। अब आप बोल रहे होंगे कि ये दो स्टेटमेंट एक दूसरे से कैसे मेल खाती है, रिलेटेड कैसे है? तो देखिए अभी क्या चल रहा है कि इंडियन गवर्नमेंट ने 2007 और 2008 में क्या किया, यूनियन बजट में ये बोला कि अब जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स होंगे उन पे टैरिफ लगाया जाएगा। ठीक है, जो भी गैजेट्स होंगे, हैंडसेट्स होगा, मोबाइल हैंडसेट्स, तो इन पे टैरिफ्स लगाए जाएंगे। अब क्या हुआ है, यूरोपियन यूनियन हो गई, चाइनीज तेपी हो गई या फिर जापान, इन सभी ने डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी जो है WTO की, वहां पे केस फाइल किया था। तो WTO ने बोला है कि इंडिया वायलेट कर रही है ITA के टर्म्स, जिसके तहत टैरिफ को हटाया जाता है ऑन द इंपोर्ट ऑफ ICT, ठीक है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स, जिसमें मोबाइल फोन्स भी आता है। लेकिन इंडिया का स्टैंड ये है कि जब ये हमने बजट में डाला था 2007-8 में, तो मोबाइल गैजेट्स जो थे इतने फंक्शनल नहीं थे और इसमें एडेड नहीं है, इंक्लूडेड नहीं है, इसीलिए उन्होंने लगाया है टैरिफ। तो अब इसी बात पे इन बॉडीज का मेंशन आता है। तो क्या इंडिया जो है सिग्नेटरी है, क्या उसे ये रूल मानने की जरूरत है? और सेकंड स्टेटमेंट भी। तो हमारा आंसर क्या होगा? वन ओनली। क्यों? देखिए इंडिया सिग्नेटरी है ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अग्रीमेंट ITA जो 1996 में आया था। क्लियर? WTO का एग्जिस्टेंस कब हुआ था? 1995 में। क्या इसने रिप्लेस किया गैट को, जनरल अग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ्स? तो ये भी करेक्ट है, बस ये एस्टैब्लिशमेंट जो डेट है ये गलत है, तो इसीलिए हमारा सेकंड ऑप्शन गलत हो जाता है, फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इब्सा के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो इब्सा फोरम, बायलैटरल इंडिया ब्राजील साउथ अफ्रीकन फोरम, इज अ डेवलपमेंटल इनिशिएटिव। क्या ये डेवलपमेंटल इनिशिएटिव है? It is to promote South-South cooperation and exchange. IBSA does not have a headquarters or a permanent executive secretariat. क्या ये सही है? All are correct. अब देखिए थर्ड जो ऑप्शन है इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं, इसीलिए क्या होगा? ये बिल्कुल करेक्ट है, इसका कोई भी परमानेंट सेक्रेटेरिएट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिक्यूजल ऑफ जजेस, इसके बारे में पढ़ना है। तो क्या ये रेफर होता है टू एज जुडिशियल डिस्क्वालिफिकेशन, और ये एक एक्ट है ऑफ एब्सटेनिंग फ्रॉम पार्टिसिपेशन इन एन ऑफिशियल एक्शन। क्या ये बेस्ड है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस? तो नेचुरल जस्टिस का आपको सबसे पहले डेफिनेशन पता होना चाहिए और रिक्यूजल ऑफ जजेस का भी डेफिनेशन पता होना चाहिए। आंसर है बोथ 1 and 2 आर करेक्ट, और रिक्यूजल ऑफ जजेस मींस जुडिशियल डिस्क्वालिफिकेशन। जब भी कोई जज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से किसी ऑफिशियल एक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता तो ये स्टेप लेता है वो, और ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस पे बेस्ड है जो इंप्लाई करता है fairness, equality, equity, reasonableness. Who among the following was the first president of the Indian Home Rule League, which came into existence in April 1916? अब इंडियन होम रूल लीग की बात हो रही है, ना कि होम रूल लीग की बात हो रही है, दोनों डिफरेंट है। इसका फॉर्मेशन हुआ अप्रैल 1916 में, और होम रूल लीग जो है इसका फॉर्मेशन हुआ लेट जो सितंबर 1916 है। आंसर है हमारा जोसेफ Baptista. Provision for establishment of Supreme Court of Calcutta was made in which act? Supreme Court of Calcutta कब बनाया गया था, किस एक्ट के थ्रू बनाया गया था? Regulating Act of 1773. काफी इंपॉर्टेंट है ये। Next is, which act clearly distinguished between the commercial and political function of the East India Company? तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा Pitt's India Act of 1780। यहाँ पे क्या हुआ था? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो थे वो कमर्शियल फंक्शंस देख रहे थे, और एक नई बॉडी बनाई गई थी बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो पॉलिटिकल फंक्शंस के लिए बनाई गई थी। तो इसलिए ये हमारा आंसर होता है।